हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना जो मेन टॉपिक है यानी जो बुक्स चल रही है वो स्पोर्ट मेडिसिन, फिजियोथेरेपी एवं रिहेबिलिटेशन चल रहा है। और इसमें जो आज हम अध्ययन करेंगे खेल चोटों के बारे में, यानी कि स्पोर्ट इंजरी जिसको कहते हैं, यानी खेलों के दौरान चोट किस प्रकार से लगती है और खेलों के दौरान कौन कौन सी प्रकार की चोटें लगती है, तो उनका अध्ययन करेंगे। तो अपना जो टॉपिक है वो है खेल चोट। खेल चोट, इसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? स्पोर्ट इंजरीज। स्पोर्ट इंजरी यानी खेल चोटें। तो ये जो खेल चोटें हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो इसकी परिभाषा याद होगी। खेल कूद प्रतियोगिताओं के दौरान जो चोटें लगती है उनको क्या कहते हैं? खेल चोट कहते हैं। लिखा देता हूं फिर भी। खेल कूद प्रतियोगिताओं के दौरान लगने वाली चोटों को क्या कहते हैं? खेल चोटें कहते हैं। खेल चोट यानी कि स्पोर्ट इंजरी कहते हैं। ये इस प्रकार से इसकी परिभाषा है। और ये कितने प्रकार की होती है? खेल चोटों के प्रकार। खेल चोटों के प्रकार यानी खेल जो चोटें कितने प्रकार की होती है। तो देखा जाए तो कई प्रकार की होती है, लेकिन अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चलती है ना, उसमें इनके 5-6 प्रकार दिए गए हैं, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं। और आपके जो सेमेस्टर एग्जाम होता है तो उनके प्रकार भी इसी प्रकार आते हैं। तो खेल चोट जो है उसमें पहला है लेक्रेशन। इसको सामान्य भाषा में विदारण यानी हिंदी में विदारण भी कहते हैं। और सामान्य इसका जो अर्थ होता है ना, होता है फटना होता है। विदारण मतलब अचानक से फट जाना। यानी जब किसी भी प्रकार की शरीर में चोट लगती है बाह्य आघात के कारण या खेल कूद प्रतियोगिताओं के दौरान, जैसे गिर गए है ना, तो दौरान जो चोट लगती है तो उसमें त्वचा क्या आ जाती है? फट जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? लेक्रेशन यानी कि क्या कहते हैं? विदारण कहते हैं। तो इसका अर्थ त्वचा या ऊतकों का फटना। त्वचा या ऊतकों का फटना होता है। और इसमें मुख्यतः क्या होता है? रक्तस्राव होता है। इसकी जो मेन परिभाषा है उसमें यूँ कह सकते अपन कि खेल कूद के दौरान जब त्वचा फट जाती है और उससे रक्त स्रावित होता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे लेक्रेशन कहते हैं। तो खेल कूद प्रतियोगिताओं के दौरान जब, या पूरा लिख दें, याद रहेगा, ठीक है आपको। जब खेल कूद, क्योंकि अपना मेन टॉपिक है ना खेल, हालांकि ये विदारण तो और भी कारणों से हो सकता है, लेकिन अपना मेन टॉपिक है खेल कूद, तो उसके दौरान जो फटने इसका तो आएगा। तो खेल कूद प्रतियोगिताओं के दौरान, जब खेल कूद प्रतियोगिताओं के दौरान
चोट लगने से, चोट लगने से त्वचा या उत्तक फट जाते हैं, फट जाते हैं तथा रक्तस्राव, तथा रक्तस्राव होने लगता है, होने लगता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे लेक्रेशन कहते हैं, इसे लेक्रेशन यानी कि विदारण कहते हैं, विदारण कहते हैं। तो इस प्रकार से इसकी यह परिभाषा है। अब ये मैंने बताया कि खेल कूद प्रतियोगिताओं के दौरान तो लगती है, लेकिन कुछ ऐसी प्रतियोगिताएं होती है जिसमें ज़्यादातर इस प्रकार की घटनाएं होती है, यानी इस प्रकार की चोटें लगती है, जैसे कि मुक्केबाजी, रग्बी और फुटबॉल। उदाहरण में जैसे मुक्केबाजी, रग्बी, मुक्केबाजी, रग्बी और फुटबॉल। तो इन प्रतियोगिताओं के दौरान इस प्रकार की चोट लगती है। और इसमें जो आगे, हालांकि ये मतलब कंपटीशन के हिसाब से तो ये जैसे सिम्टम्स होते हैं या उपचार होते हैं, इनका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन अभी जैसे ये वाला टॉपिक है ना, इसमें एक सिस्टम बता देता हूँ मैं, ताकि जैसे जिस सेमेस्टर एग्जाम वाले भी देख रहे हैं ना, तो उस हिसाब से इनके मतलब इसमें जो दिए गए हैं वही लक्षण और उपचार सब में लागू होंगे, जितनी भी चोटें हैं उसमें सब में लागू होंगे। तो ये ध्यान देना आप अच्छी तरह से, एक दो को छोड़ करके। जैसे मान लो रक्तस्राव हो रहा है, तो इसमें रक्तस्राव हो रहा है, तो इसमें क्या है, ज्यादातर अपन जैसे अगर देखेंगे तो इसमें जो है ना बर्फ की शिकायत नहीं करेंगे। जो चोट, मोचे, स्प्रेन है ना, यानी जिसमें ब्लड स्रावित नहीं हो, रक्त स्रावित नहीं हो, तो उसमें सामान्यतः बर्फ की शिकायत, गर्म शिकायत इनका कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से उपयोग होता है इनका। और इसमें देखिए अब लक्षण क्या होते हैं, कौन सी चोट के, लेक्रेशन के। तो ये जो लक्षण है इसी के अंदर एक दो को छोड़ करके लागू रहेंगे। नंबर लक्षण किसके, लेक्रेशन के। होठ व चेहरे का फीका पड़ना, फीका पड़ना। अब ये जो फीका पड़ना है शब्द है, तो इसको आप नीला या काला भी कर सकते हैं। मतलब यूं काला तो एकदम नहीं होएगा, लेकिन इस मतलब स्क्रैच से आ जाते हैं। जैसे आपने मुक्केबाजी खेलता है तो यहाँ भी पड़ेगा, यहाँ भी पड़ेगा, तो होठ फट जाएंगे, या चेहरे पर कहीं कट लग जाएगा, तो उससे मतलब रक्त स्रावित होने लगेगा। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, चेहरे का जो रंग है वो फीका पड़ जाता है। दूसरा, त्वचा का ठंडा पड़ना, त्वचा का ठंडा पड़ना। अब ये दो जो है इसमें लागू है, ये और जो जितनी भी चोटें हैं उसमें लागू नहीं होंगे। इसके अलावा जो इसका जो है मेन है, श्वास लेने में क्या है, कठिनाई होना, श्वास लेने में कठिनाई होना, श्वास लेने में कठिनाई होना। और इसी के साथ क्या है, कभी कभी अचानक तेज पसीना आता है और बेहोशी आ जाती है। अचानक तेज पसीना आना, 4 सिम्टम काफी है, इसको आप 5 में बदल सकते हो। तो अचानक तेज पसीना आना, व बेहोशी यानी मूर्छा भी कह सकते इसको,
कोमा में जाना मतलब मूर्छा, मूर्छा, क्षय, मूर्छा यानी बेहोशी। तो इस प्रकार के क्या होते हैं इसके लक्षण है। अब इसके बाद है उपचार के रूप में क्या है भाई, रोकथाम तो है नहीं, रोकथाम में तो पहले से मान लो इसमें इसका रोकथाम क्या है इलेक्ट्रिशियन का, तो पहले से कुछ ऐसा नहीं होगा। तो अगर गेम खेल रहे हैं तो चोट लगना स्वाभाविक है, इसके बाद फिर उपचार किया जाता है। नंबर 1 हवादार, हवादार स्थान पर लिटाना, हवादार स्थान पर लिटाना। ये वाला जो उपचार है आप सब में लागू कर सकते हो, इसको सेमेस्टर एग्जाम में सब में लागू कर सकते हो, क्योंकि चोट लगे स्वाभाविक थोड़ी उसको खड़ा रखेंगे, उसको सामान्यतः क्या है हवादार स्थान, चाहे वो एसी रूम हो या वहाँ पर मतलब होता है जहाँ भी गेम होते हैं, मतलब बड़े बड़े हॉल होते हैं, तो और वहाँ पर फर्स्ट एड की व्यवस्था रहती है, काफ़ी फैसिलिटीज होती है। लेकिन अचानक ही मान लो जैसे लगे दूर दराज इलाके में, आसपास हॉस्पिटल नहीं है ना, हालांकि आजकल ये सब होने लग गए, लेकिन ये एक अपन अध्ययन कर रहे हैं ना उस हिसाब से कि हवादार स्थान पर लेटाना। और दूसरा जो इसका जो मेन उपचार किया जाता है ये क्या है, बर्फ की थैली का मतलब जो बर्फ की थैलियां होती है उससे सिकाई करना। तो बर्फ की थैली का प्रयोग यानी शिकायत, जहाँ पर वो लगे ना स्थान वहां पर, क्योंकि डायरेक्ट बर्फ से नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से याद है ना आपको ब्लड स्रावित हो रहा था, तो वो जो जलन उत्पन्न होती है ना, तो बर्फ की थैली का प्रयोग करेंगे, यानी एक थैली में बर्फ भर करके उसको जो प्रभावित अंग है उस पर धीरे धीरे उसको घुमाया जाता है या रखा जाता है। और इसके बाद में जो रहता है उसका जो तीसरा जो उपचार है, तो क्या कर सकते हैं अपन कर सकते हैं प्राथमिक जो चिकित्सक है ना उसके पास, मतलब प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसको अस्पताल ले जाते हैं। या एक और इसमें पहले लिख सकते हैं अंग, जहां अगर ब्लड स्रावित हो रहा है तो उस अंग को क्या करते हैं ऊपर, अब ये ज्यादातर छड़े पे लगी तो नेचुरली ऊपर रहेगा वो, और लेटाने के दौरान जैसे इससे न्यू हो जाएगा वो, तो इसका मतलब है अगर ज्यादा ब्लड स्रावित हो रहा है थोड़ा सा न्यू कर देंगे उसको, क्योंकि इस अवस्था में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा। तो अंग को ऊंचा रखना या ऊंचा करना, रखना। और 5 में फोर मतलब प्राथमिक यानी फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा के बाद अस्पताल ले जाना, प्राथमिक चिकित्सा के बाद अस्पताल ले जाना। तो ये जो एक और है, अगर जैसे ब्लड स्रावित हो रहा है तो उसके बाद क्या है एंटीसेप्टिक क्रीम का भी प्रयोग कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम या लिक्विड यानी कोई भी द्रव्य हो या लोशन, जैसे आप जानते हो डिटोल, डिटोल, फिनोल, मतलब डिटोल सेवलोन, सेवलोन, सेवलोन ये लोशन है, और क्रीम है बेटाडाइन, बेटाडाइन, बेटाडाइन ये क्या होती है क्रीम है ये। तो इसको चोट वाले या घाव वाले स्थान पर लगाया जाता है। पहले अगर मान लो अपने ये उपलब्ध नहीं है तो इसका प्रयोग करेंगे ताकि उनमें इन्फेक्शन होने का डर नहीं होता है। तो अब ये याद रखना आप, ये
सिम्टम तो उस रो के अनुसार आप एक दो कुछ भी मिलते जुलते करें तो सेमेस्टर एग्जाम की बता रहा हूँ मैं। बाकी जो ये वाले जो ये सब में लागू हो जाएंगे, जो भी आपके जो स्पोर्ट इंजरी है सब में लागू हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आप याद कर लेना, ये सब में लागू होगी चीज़ें। हाँ ये जरूर है कि जहाँ पर मान लो जैसे ब्लड नहीं निकला है, मोची लगी, तो वहाँ पर एक 5 वाली लाइन ये लागू नहीं होएगी, क्योंकि जब ब्लड ही नहीं निकला तो वहाँ एंटीसेप्टिक लोशन ये उसमें लगाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो उसमें आप 4 तक ही टॉपिक रहेगा ये, इस प्रकार से है। और ये इसी में बताएं ज़्यादातर विस्तार रूप से, ताकि सभी जितने भी चोटें हैं, 5 जो चोटें का मतलब 5 चोटों का जो अपन अध्ययन करेंगे सब में लागू हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। और अब जो चलेंगे अपन वो कंपटीशन के हिसाब से परिभाषा तक पूरी नोट कराऊंगा मैं, क्योंकि इसमें आप इससे जुड़े हुए ना, तो एक परिभाषा लिखने के बाद उससे मिलता जुलता कुछ भी वर्णन कर सकते हैं। जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें मेन होता है परिभाषाओं में के अंदर के क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद अपन चल रहे हैं मांसपेशी की गुमचोट नंबर 2। मांसपेशी की गुमचोट इसको कॉन्ट्यूजन कहते हैं। कॉन्ट्यूजन कहते हैं। सामान्य भाषा में ये जो होती है इसको क्या है, नीली चोट भी कहा जाता है। नीली चोट या गुब्बड या नीली चोट। नीली चोट इसमें त्वचा नहीं फटती है। जब अचानक कोई जैसे खुरदरी या जिसको भोतरी कहते हैं, यानी इसका आगे का जो हिस्सा होता है ना नुकीला नहीं हो, भोटा हो, और वो अचानक लग गई है ना, तो इसमें क्या है, जो अंदर से जो उत्तक या जो ब्लड केशिकाएं फटेगी, तो फटने के कारण जो ब्लड है ना वो त्वचा के नीचे जम जाएगा, यानी त्वचा से बाहर नहीं निकलेगा। तो त्वचा से नीचे जमने के कारण वो स्थान सामान्यतः क्या है, नीला पड़ जाता है। वैसे एकदम ये नहीं कि ब्लू कलर का हो, काला नीला सा दिखता है वो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नीली चोट या गुमचोट भी कहते हैं। तो ज़्यादातर ये जो मांसपेशियाँ होती है ना उसमें खेल कूद प्रतियोगिताओं के दौरान लग जाती है। तो इस प्रकार की ये जो चोट है इसकी परिभाषा में अपन को देखना है कि मांसपेशियों के ऊतकों की कोशिकाओं के फटने से रक्तस्रावित होने लगता है और जिसके कारण त्वचा नीली पड़ जाती है। चोट के कारण, यानी वही खेल कूद प्रतियोगिताओं में चोट के कारण मांसपेशियों के ऊतक व कोशिकाएं फटने के कारण रक्त स्रावित होकर त्वचा के नीचे जम जाता है। इसे कॉन्ट्यूजन कहते हैं। तो इस प्रकार से अब इसमें मेन मुख्यतः तो इसमें मांसपेशियों के ऊतकों की जो कोशिकाएं, ऊतक या कोशिकाएं मान लो, वो फट जाते हैं और रक्तस्रावित होता है
इसके कारण त्वचा क्या है, नीली पड़ जाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, गुमचोट, यानी मतलब एक तरह से ढूंढना। तो स्पष्ट रूप से लगी चोट कहाँ पर है, लेकिन उसके आगे तक स्थान में इसमें सूजन सी आ जाती है, दर्द होता है, ये सारे इसमें होते हैं ये। तो इसमें त्वचा नहीं फटती, याद रखना। इसमें त्वचा नहीं फटती है, फटती है, लेकिन उस स्थान पर सूजन, उस स्थान पर सिम्टम है, सूजन आ जाती है, सूजन आ जाती है तथा दर्द होता है, दर्द होता है। और तो वो जो मैंने लिखा है जो उपचार के रूप में वही करना है, बर्फ के थैलियों का प्रयोग या बर्फ या, क्योंकि इसमें तो ब्लड फ्लड नहीं हो ना, तो डायरेक्ट बर्फ का भी उपयोग किया जा सकता है। इसमें जरूर एंटीसेप्टिक इनका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ब्लड स्रावित नहीं हो रहा। और इसके बाद मैंने वही बताया दिया था, कौन सा, सिम्टम ये आए रहे इसके, देख रहे हो ना आप ये, दर्द मतलब सूजन और दर्द होता है उस स्थान पर, तो 2 सिम्टम ही हो गए। तीसरा क्या होता है, वो स्थान नीला हो जाता है, यानी कि नीला पड़ जाता है ना। और चौथा जो सिम्टम होगा यानी जो लक्षण होगा वो क्या हो सकता है, कई बार मतलब त्वचा जो होती है ना वो क्या मतलब यूं जैसे खुरदरी सी भी हो सकती है, क्योंकि जगह फूलेगी ना नीले के कारण, तो इस प्रकार के सिम्टम है। उपचार इसका बताया दिया। और इसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है फफोला, यानी कि इसको ब्लास्टर भी कहते हैं या फिर ब्लिस्टर भी बोलते हैं, फफोला। तीसरा फफोला, ब्लिस्टर। तो ये सामान्यतः फफोला ज्यादातर प्रेशर वाले चोट के कारण नहीं होता है, या तो घर्षण के कारण होता है, या कभी कभी जब स्किन जल जाती है या जल जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो उत्कीय जो द्रव है, जैसे उदाहरण के रूप में ये हाथ है और यहाँ पर नीचे किसी वस्तु से घर्षण हो गया इसका, तो घर्षण होने के कारण क्या है कि त्वचा के अंदर की जो कोशिकाएं वो द्रव स्रावित करेगी, है ना। और द्रव स्रावित करने के कारण ये द्रव जो है ना धुंधला सा द्रव एकत्रित हो जाएगा है, तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ फूल, मतलब ये बाहर की तरफ फूल जाएगा ये स्थान, इसको कहते हैं फफोला पड़ना। सामान्यतः फफोला का मतलब वही है, ब्लिस्टर रहता है फफोला पड़ना, उसमें जो है ना द्रव, काला साग द्रव, रंगीन साग द्रव भरा रहता है, वो दिखाई देता है। तो इस प्रकार की ये है। तो इसकी मेन परिभाषा क्या होगी, घर्षण या जलने के कारण त्वचा के नीचे हल्का रंगहीन द्रव एकत्रित हो जाता है। घर्षण, जब घर्षण व जलने के कारण, जब घर्षण व जलने के कारण त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे धुंधला धुंधला सा या रंगहीन, धुंधला सा या रंगहीन द्रव एकत्रित हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, तो इसे फफोला, फफोला यानी कि ब्लिस्टर, ब्लिस्टर
ब्लिस्टर कहते हैं किस प्रकार से ये, और इसका प्राथमिक उपचार भी वही है। इसमें भी कोई सा भी द्रव सेवन मतलब ऊपर का जो है ना एंटीसेप्टिक क्रीम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें भी वही बर्फ के टाइप के उपचार हैं। और इसके बाद है खिंचाव यानी कि स्ट्रेन। स्ट्रेन यानी कि खिंचाव। दो होते हैं, एक तो स्प्रेन यानी मोच, और स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव। तो स्ट्रेन खिंचाव में क्या है, सामान्यतः मांसपेशियों में होने वाले संकुचन होते हैं ये। तो इसमें मांसपेशी संकुचन के कारण कई बार जो तंतु होते हैं ना, तो दबाव के कारण, तो आपको पहले बताया था मैंने, जैसे उदाहरण के रूप में ये अंश मेखला, इसमें ये ग्लिनाइड केविटी, ये हुमरस का सिर इसमें से बाहर निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पर दोनों स्थान ये मांसपेशियां पाई जाती है, इसी के कारण क्या होती है, इसमें हलचल होती है। तो मांसपेशियों की जो सिरे रहते हैं, ये सिरे, ये तो मांसपेशियों के जो सिरे है ना, कभी कभी तेज संकुचन के कारण, तो तेज संकुचन के कारण मांसपेशियां जो जुड़ी रहती है ना अस्थियों से या परस्पर मांसपेशियों, तो कंडरा द्वारा जुड़ी होती है, यानी टेंडन्स द्वारा। तो टेंडन्स जो होते हैं ना, वह टूट करके अस्थि से अलग हो जाते हैं। तो दिमाग में ध्यान रखो अच्छी तरह से, कंडरा या टेंडन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने का कार्य करते हैं। मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इसमें तो स्ट्रेन ये भी सामान्यतः क्या होता है, खेल कूद प्रतियोगिताओं के दौरान इसमें क्या हो जाता है, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है। तो मांसपेशियों में संकुचन के कारण है ना, या संकुचन के दौरान दबाव के कारण कंडरा टेंडन टूट करके अस्थि से अलग हो जाते हैं। तो मांसपेशियों में दबाव के कारण कंडरा यानी टेंडन्स टूटकर अस्थियों से अलग हो जाते हैं। अस्थियों से अलग हो जाते हैं। अस्थियों से अलग हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे स्ट्रेन या खिंचाव कहते हैं। तो एक बार कहते हैं, मांसपेशियों में दबाव के कारण, या यूं मान लो संकुचन भी होगा दबाव के कारण ना, तो मांसपेशियों में दबाव के कारण है ना, कंडरा या टेंडन्स जो है ना टूट करके अस्थियों से अलग हो जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेन यानी कि खिंचाव कहते हैं। और इसमें मुख्यतः वही सूजन आएगी, दर्द भी होएगा, सभी क्रियाएं होगी इसमें एक तरह से। और इसका उपचार किसी टाइप के एंटीसेप्टिक का प्रयोग नहीं होगा। इसमें भी वही बर्फ की सिकाई, गर्म सिकाई है ना, इस टाइप से। और फिर धीरे धीरे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाए वो तंतु, तो फिर इसमें क्या है, गर्म पट्टियाँ होती है बांधने के लिए, ताकि वो जो टेंडन टूटे ना वापस अपनी स्थिति में आ सके। इस प्रकार से ये टॉपिक है। और इसके बाद अपना जो टॉपिक है नंबर 5 वाला, वह है मोच यानी कि स्प्रेन। मोच को स्प्रेन कहते हैं। स्प्रेन ये भी खेल कूद प्रतियोगिताओं के दौरान होने वाली एक प्रकार की चोट होती है। अच्छा, एक और ध्यान रखना, ये जितने भी अपन अध्ययन कर रहे हैं, ये नहीं कि खेल कूद प्रतियोगिताओं के दौरान ऐसा होता हो, यह सामान्य भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ज़्यादातर इस टाइप की जो है ना दुर्घटनाएं या जो चोटें हैं, वो खेल कूद प्रतियोगिताओं के दौरान होती है।
तो किसी भी कारण से, है ना, जो इसमें क्या है, अच्छा एक और है, मोच ज्यादातर कहाँ लगती है, संधियों वाले स्थान पर, जहाँ पर अस्थियों के ज्वाइंट रहते हैं, मांसपेशियां अस्थियों से जुड़ी रहती है, तो वहां पर परस्पर क्या आती है, मोच आती है। और वहां पर क्या होता है कि जो संधि बंध रहते हैं ना, वो संधि बंध यानी स्नायु लिगामेंट, जो क्या है, मांसपेशी को मांसपेशी से परस्पर जोड़ते हैं, तो उनमें क्या जाती है, एक प्रकार से या तो आंशिक रूप से खिंच जाते हैं या पूर्ण रूप से खिंच जाते हैं, यानी टूटने, हालांकि टूट भी जाते हैं लेकिन ज्यादातर खिंचाव होता है ना, तो उसमें खिंच जाने के कारण क्या है, इसको स्प्रेन कहते हैं। तो किसी भी कारण से, किसी भी कारण, किसी भी कारण, चोट भी हो सकती है, भागना दौड़ना सब है, तो किसी भी कारण से जब संधि बंद, संधि बंद या स्नायु, स्नायु, इनको लिगामेंट्स कहते हैं, लिगामेंट्स, लिगामेंट्स आंशिक या पूर्ण रूप से, आंशिक या पूर्ण रूप से खिंच जाते हैं, खिंच जाते हैं, खिंच जाते हैं, तो इसे मोच, इसे मोच यानी कि स्प्रेन कहते हैं, स्प्रेन कहते हैं। तो दो चीजें आए अपने, एक तो कंडरा शब्द आया, कंडरा, ये याद रखना अच्छी तरह से, कंपटीशन के एग्जाम में भी। कंडरा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मतलब कंडरा जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, टेंडन्स, सॉरी, टेंडन्स, टेंडन्स। और दूसरे जो होते हैं वो शब्द आया अपने स्नायु, स्नायु यानी लिगामेंट्स, लिगामेंट्स, लिगामेंट्स। तो ये परस्पर अस्थियों को पेशियों से और पेशियों को पेशियों से जोड़ने का कार्य करते हैं, इस प्रकार से ये, तो दोनों ही जो है ना, ये पाए जाते हैं कहाँ पर, हाँ ये जरूर है, हालांकि ये भी ज्यादातर संधि वाले स्थान पर, ये सभी दोनों ही मानो संधि वाले स्थानों पर पाए जाएंगे, जो ये भी हाल बताया आपको, ये अंश में एक लाख, वापस वही चीज रिपीट हो रही है, ये होम रस का शिर और ये होम रस, तो ये संधि आ गई यहाँ पर, तो संधि वाला जो स्थान है इस प्रकार से ये तो यहाँ पर कंडरा और जो है ना स्नायु दोनों ही पाए जाते हैं इस प्रकार से। तो ये वाला टॉपिक हो गया, तो इसमें याद रहेगा आपको, इसमें जो संधि जो बंद रहते हैं, यानी जहाँ पर जो संधियाँ पाई जाती है ना, उस वो संधियों को चारों तरफ से तंतु बांधे रखते हैं, जिनको क्या कहते हैं, लिगामेंट या स्नायु कहते हैं। उसी के कारण अपन हाथ ऊपर नीचे उठा सकते हैं ये, तो इस प्रकार से क्रिया होती है इसमें। तो इस प्रकार से इस जो है ना घटना, इसको क्या कहते हैं, मोच कहते हैं। और इसके बाद है ओवर यूज चोट, नंबर 6 पढ़ रहे हैं अपन टॉपिक। ओवर यूज चोट, नाम से पता लग रहा है, ओवर यानी बार बार, है ना, तो बार बार एक ही तरीके से लगने वाली जो चोट होती है उसको क्या कहते हैं, ओवर यूज चोट कहते हैं। यानी मानो अत्यधिक उपयोग के कारण लगने वाली जो चोटें रहती है उनको ओवर यूज चोट कहते हैं। तो अत्यधिक
उपयोग, अत्यधिक उपयोग के कारण, अत्यधिक उपयोग के कारण लगने वाली चोटों, लगने वाली चोटों को ओवर यूज चोट कहते हैं। इस प्रकार की परिभाषा है इसकी। अब यूं मानो एक ही गतिविधि को बार बार दोहराने के दौरान होने वाली जो या लगने वाली जो चोटें, उनको भी क्या कहते हैं? ओवर यूज चोट कहते हैं। यानी इसकी दूसरी परिभाषा भी आप देख सकते हो कि एक ही गतिविधि को बार बार दोहराने के दौरान लगने वाली, एक ही गतिविधि को बार बार दोहराने के फलस्वरूप लगने वाली चोट को बी, या बी समझे चोट को ओवर यूज। तो एक ही गतिविधि को बार बार दोहराने के फलस्वरूप लगने वाली चोट को ओवर यूज चोट कहते हैं। तो सामान्यतः दैनिक जीवन में कहीं जरूरी नहीं कि खेलों के दौरान लगे, ये कई बार अपन सामान्य क्रियाकलाप कर देते हैं उसके दौरान भी हो सकती है। या यूं मानो जब शरीर के किसी हिस्से पर बहुत अधिक तनाव डाला जाता है ना, तो जब भी क्या लग जाती है? ओवर यूज चोट हो जाती है। शरीर के किसी हिस्से पर जब बहुत अधिक तनाव डाला जाता है तो शरीर के किसी हिस्से पर जब बहुत अधिक तनाव डाला जाता है तो इससे ओवर यूज चोट लगती है। इससे ओवर यूज चोट लगती है। तो इस प्रकार से ये परिभाषाएं थी जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं, और बाकी जो टॉपिक है वो कल अध्ययन करेंगे।